Yes. So the topic which we are going to do, that topic is called empirical formula. तो जो empirical formula है इसको मैं EF से डिनोट करूंगा. इस टॉपिक में हम एक और टॉपिक करेंगे. उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF. MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब देखो, मैं एक आपको 10th का कंसेप्ट याद दिलाता हूँ. MF स्टैंड्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसी तरह से MM याद होगा ना. MM क्या था, किस चीज का शॉर्टकट है? मोलर मास. मॉलिक्यूलर मास. हाँ, मॉलिक्यूलर मास बोलिए, मोलर मास. मोलर मास बोलिए, आप ये कॉमनली यूज कर सकते हैं. अब देखो, मैं अगर आपसे 10th की नॉलेज के हिसाब से ये पूछूं कि मुझे ना इथीन का फॉर्मूला बताओ, तो क्या आप लोग बता सकते हो मुझे इथीन का फॉर्मूला? क्या होता है इथीन का यस सर. फॉर्मूला? C2H C2H2. H2 या H4. यस सर. हाँ, H4. C2H2 तो इथाइन हो जाएगा ना, C2H4. तो ये जो मैंने ठीक फॉर्मूला है सर. लिखा है ना, ये फॉर्मूला, ये है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का मतलब होता है एक्चुअल फॉर्मूला. एक्चुअल फॉर्मूला जो आप सीखते आए हैं 10th तक. तो इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4, और इसी को हम एक्चुअल फॉर्मूला भी कहते हैं. मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, इट इज कॉल्ड एक्चुअल फॉर्मूला. अब मैं बोलूं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को एम्पेरिकल फॉर्मूले में चेंज करो, तो कैसे चेंज करना है? आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना है C2H4, और इसको 2 के टेबल से डिवाइड कर दो. 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया C1H2. इसे कहते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो अब मैं अगर आपसे पूछूं मुझे इसकी डेफिनेशन बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूले की, तो हम ये बोलेंगे इट इज द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स. अगर आप देखो तो मैंने रेशियो ही तो निकाली है. इट इज यस सिंपल सर. रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल था, तो ये बन गई इसकी डेफिनेशन. तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो इट इज सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल. फिर से, इट इज अ सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. तो लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स. देखो, अब मान लो अगर मैं लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इधर हम बनाएंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला. एग्जांपल 1, C2H2, तो इसका क्या बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला? C1H1. मतलब सेम टेबल से डिवाइड कर दो. अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, C6H6, इसे कहते हैं बेंजीन. मैं बोलूं मुझे इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये क्या बनेगा? C1H1. अब मैं बोलूं आपको मीथेन, मीथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो मीथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही रहेगा, क्योंकि इसकी और सिंपल रेशो नहीं बन सकती, ये खुद ही सिंपल में है. तो अगर कोई ऑलरेडी सिंपल में हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो उसका मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल सेम होता है. अगर मैं आपको एग्जांपल दूं C3H6, बताओ इसका क्या बनेगा एम्पेरिकल फॉर्मूला? C1H2. C1H2. यस. तो अब आपको समझ में आ गई कि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है ये सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स होता है. अब क्वेश्चन ये है कि न्यूमेरिकल कैसे आएंगे पेपर में. इतना सिंपल तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं. तो चलो अब न्यूमेरिकल सीखते हैं कि न्यूमेरिकल्स पेपर में किस तरह से पूछे जाएंगे. लो जी, सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरू करते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप देखिए, द फॉर्मूला विच गिव सिंपल होल नंबर रेशियो. होल नंबर मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए. 1 2 3 1.5 2.5 ऐसा नहीं होना चाहिए. ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला. तो ये तो मैंने आपको समझा दिया. मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी समझा दिया. इसे हम MF कहते हैं. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ द मॉलिक्यूल, जो एक्चुअल होना चाहिए. अब इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैंने ना कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे. तो मैंने ABCD, मैंने 4 फॉर्मूले लिखे हैं. इसमें से ये C वाला आपने याद नहीं करना. C वाले को याद करने की जरूरत नहीं है. आप पहला देखो. मान लो आपसे पूछा जाए भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला. मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी. VD का मतलब है वेपर डेंसिटी. जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझ में आएगा. इस C फॉर्मूले को फिलहाल भूल जाओ. N,
अब जो यहाँ पे n है ना, n, ये n कैसे निकालेंगे? n निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो अब ये बच्चों ने मान लो फॉर्मूला तो याद कर लिया, अब फिर से वही क्वेश्चन है कि हम न्यूमेरिकल करेंगे कैसे, क्योंकि अभी तक न्यूमेरिकल करना तो बताया नहीं मैंने, और ये फॉर्मूले भी अभी समझ नहीं आ रहे होंगे। तो जब मैं आपको न्यूमेरिकल करना बताऊंगा तो आपको फॉर्मूला लगाना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें सीखना है कि हम एम्पेरिकल कैसे निकालेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमें एम्पेरिकल पता होना चाहिए। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो आप ये देखिए, आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं इसे अपनी कॉपी में ले जाता हूँ, जहाँ से मैं इसे आपको बड़े आराम से करवा पाऊंगा। तो ये मैंने पेस्ट कर दिया ये क्वेश्चन यहाँ पे। तो ये शायद कॉपी नहीं हुआ, लेट मी कॉपी इट अगेन। तो अगर मैं इसे कॉपी कर लूँ, सेलेक्ट ऑल एंड कॉपी या कट कर लेता हूँ, एंड नाउ आई एम पेस्टिंग हेयर। तो ये आ गया आपका न्यूमेरिकल यहाँ। तो आप देखो, ये है आपका न्यूमेरिकल जो मैंने सॉल्व करवाना है। तो ये न्यूमेरिकल आपसे पढ़ा जा रहा होगा। डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen। तो सबसे पहले मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका क्या है कि हम एक टेबल बनाएंगे। ये ध्यान से देखना, टेबल में एलिमेंट लिखेंगे, फिर परसेंटेज लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। पहले हम इतना करेंगे। तो अब देखो एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट है आयरन और है आपका ऑक्सीजन। तो O2 नहीं लिखना, क्योंकि एलिमेंट है ना, कई बच्चे O2 लिख देते हैं। O2 नहीं लिखना, एलिमेंट मतलब एलिमेंट का सिंबल। अब आयरन की परसेंटेज कितनी दी हुई है बताओ, कितनी दी हुई है? 69.9%। 9.9%, ऑक्सीजन की कितनी दी हुई है? 30.1%। अब 31%. अगला स्टेप है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56। याद रखना, आयरन का मोलर मास एटॉमिक मास 56 होता है। इसी तरह 30.1 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास 16। चलो अब इसे डिवाइड करके मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 69.9 डिवाइडेड बाय 56 कर दो, तो ये आता है आपका 1.24। ये आता है 1.24, और ये आता है आपका 30.1 डिवाइडेड बाय 16। तो ये आता है आपका 1.88। लो जी, यहाँ तक आई कैसा आपको समझ में आया? अब हम टेबल में आगे चलेंगे और हेडिंग डालेंगे सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना कैसे है। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए हमें ये टेबल के स्टेप याद रखने पड़ेंगे, कीप इन माइंड, और बिना टेबल के नहीं करना कभी भी। अब मैं इसके बाद सिखाता हूँ क्या आया। अब ध्यान से देखो, सिंपल रेशियो में करना क्या है। जो आपका आंसर आया है आपने वो लिख देना है। ध्यान से देखना, जो आपका आंसर आया वो लिख देना है, और इसे डिवाइडेड बाय स्मॉलेस्ट आंसर करना है। तो इन दोनों में सबसे छोटा आंसर कौन सा है? जल्दी बोलिए, कौन सा है सबसे छोटा? 1.24. यस, तो 1.24 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि सिंपल रेशियो बनाने के लिए हमें एक ही टेबल चाहिए। तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 आ जाएगा। तो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया सी, अपना सी नहीं है, Fe। Fe कितनी आई? Fe की वैल्यू कितनी आई? 1। और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई? 1.5। अब अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रेशियो में नहीं आना चाहिए, ये पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए। बट अब यहाँ पे पंगा ये पड़ गया Yes, कि sir. आपका आंसर तो फ्रैक्शन में आ गया। अब आप इस पूरी इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो बताओ क्या आंसर बनेगा। इस पूरे फॉर्मूले को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो बोलो किससे मल्टीप्लाई कर दें? 1.52. 2 No. से कर देते हैं, 2 से, 2 से कर हाँ दो। जी सर, 2 से. तो ये बन गया Fe2O3। ये है आपका एक्चुअल एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपसे सिर्फ और सिर्फ एम्पेरिकल पूछा था। तो एम्पेरिकल अगर सिर्फ पूछा हो तो ये लगा दो। अब मान लो आपसे अगर यहाँ पे बोलता कि भाई इसका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी बताओ,
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमने एम्पेरिकल निकाल लिया, n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने का फॉर्मूला क्या था? मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बेटा इसे नोट करो जा अपनी कॉपी में, नोट करके डन बोलो और ये नोट लिख लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट 1 नोट 2। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर हमसे एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछें तो हम कैसे निकालेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमेशा टेबल बना के करना। कई टीचर्स बिना टेबल के कराते हैं तो बच्चे याद नहीं रख पाते। और इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपका आंसर मान लो 1.9 आए तो आप राउंड ऑफ करके ना सिंपल रेशियो में से 2 ले सकते हो। आपका आंसर मान लो 1.2 आए तो आप उसे राउंड ऑफ करके 1 ले सकते हो। बट अगर आपका आंसर 1.5 आए ना, फिर आप राउंड ऑफ नहीं करेंगे, क्योंकि 1.5 को आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। या मान लो आपका 1.8 आए तो आप इसे भी राउंड ऑफ कर सकते हो इतना। बट अगर आपका आंसर 1.5 2.5 ऐसा आए तो आप राउंड ऑफ ना करें, फिर आपको उसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी इक्वेशन को जिससे आपका सिंपल रेशियो बन जाए। तो ये मैंने आपको सिखाया कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। साथ में ये भी बताया कि अगर एम्पेरिकल के साथ अगर वो मॉलिक्यूलर पूछ लें तो आप और आगे जाएंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला तो निकाल चुके हो, अब n निकालना पड़ेगा। तो n होता है मोलर मास बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे? देखो आप में से कोई मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? देखो कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? बोलो बेटा एनीवन। एटॉमिक हाँ नहीं देखो, एटॉमिक नंबर का एक सर एक मिनट एक मिनट, एलिमेंट। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, ये जो आपने निकाला ना ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो इसका मास और इसका मास ऐड कर लो, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बन जाएगा। ठीक है ना, मेरी बात समझ में हाँ आई? जी सर। क्या बताया मैंने? जैसे आयरन है, आयरन का मास होता है 56 इंटू 2। देखो कैसे बनेगा, आयरन हो जाएगा 2 इंटू 56 प्लस 3 इंटू 16। बस इसका टोटल निकाल लेना, दैट वुड बी इक्वल टू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। जैसे हम मोलर मास निकालते हैं ना, तो ऐसे ही एम्पेरिकल निकलता है। एम्पेरिकल का मोलर मास निकाल दो, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। चलिए अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, आपको मैं देता हूं 1 मिनट, फिर मैं इसको खुद सॉल्व करवाऊंगा। ओके बेटा, अब मैं सॉल्व करवाता हूं, अब आप मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए और मुझे बताइएगा क्या क्या आंसर आ रहा है आपका। सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। ओके लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, गिवन लिखता हूँ। A compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molar mass, तो आपको यहाँ पे ना मोलर मास दिया हुआ है 98.96। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल। मतलब हमें सबसे पहले एम्पेरिकल निकालना पड़ेगा, फिर n निकालना पड़ेगा, फिर मॉलिक्यूलर निकलेगा। तो हम सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। बताओ क्या तरीका है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने का? कि सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट, एलिमेंट के बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद क्या लिखेंगे? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। पहले हम इतना करते हैं। अब देखो आपको एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं। यू आर गिवन हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन की परसेंटेज 4.07 और कार्बन की 24.27 और क्लोरीन की 71.65%। तो ये हो गई हमारी परसेंटेज। अब आ जाओ 4.07 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 मास होता है। 24.27 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि कार्बन का 12 होता है। 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, क्योंकि क्लोरीन का मास 35.5 होता है। इसे डिवाइड करेंगे तो 4.07 के करीब आएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो 2.02 अप्रॉक्सीमेटली, और इसे डिवाइड करेंगे तो 2.02 अप्रॉक्सीमेटली आएगा। इसके बाद हमारा टेबल आगे जाएगा और हेडिंग डल जाएगी सिंपल रेशियो। अब मुझे हिमांशु बताओ, मैंने सिंपल रेशियो निकालने का क्या तरीका बताया था? मैंने बोला था जो आंसर आएगा पहले आप उसे लिख लेंगे,
और जो उसमें उससे सबसे छोटी वैल्यू छोटा से होगा, डिवाइड। हाँ, उसे आप कॉमन ले लेंगे और उसी वही। से डिवाइड कर देंगे। 2.02, 2.02, और यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। 2 आया, 1 आया, 1 आया। तो अब मुझे बताओ एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? बोलो आर्यन, क्या बना एम्पेरिकल फॉर्मूला? H2, C1 और C1 and Cl। chlorine 1, यस, Cl1. वेरी गुड। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास बताओ, क्या आएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास? 2 into 1 2 प्लस into 1, 12 प्लस 12 into 1, 35.5, इसका ना मोलर मास 1. निकाल लिया। तो कितना आएगा Yes, ये? sir. नियर अराउंड 49.5 ग्राम के आसपास आएगा। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल गया ना, समझ में आया आपको? Okay, एम्पेरिकल sir. निकल हाँ गया जी और सर. उसका एम्पेरिकल मोलर मास निकल गया। अब हम n निकालते हैं। तो n होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बताओ मोलर मास कितना दिया था क्वेश्चन में? 98.96। आपने 96. एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना निकाला? कितना निकाला? 49.5। फिर 49.5. डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से उठाया Yes, sir. मैंने। तो बस अब बताओ क्या आया आंसर? इस फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो ये आपका फॉर्मूला है। क्या आया आंसर? Yes, बोलो। sir. H4 H4, C2 C2, Cl2। Cl2. तो बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? बोलिए। No, sir. तो अब ये एक बार कॉपी में नोट कर लीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था, मोलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, मोलर मास दिया था, तो हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, उसका मास निकाला और सॉल्व कर लिया। अब एक ना और फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला था कि जो मोलर मास होता है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वीडी का मतलब है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी मतलब वेपर की डेंसिटी। तो ये ना कब यूज करना है? ये बेसिकली आपका एमसीक्यू में आता है इस फॉर्मूले के ऊपर। जैसे क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मोलर मास? जरा क्वेश्चन देखना ध्यान से, मुझे बताना। व्हाट would be molar mass when vapor density of water is 20 20। बताओ, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, what would be the vapor density of a molar mass when vapor density of water is 20। ऐसे ही एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो बनाया। तो आप क्या आंसर दोगे? आप आंसर लिखोगे मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू 20, आंसर आ गया आपका 40. 40 ग्राम। क्योंकि मोलर मास को ग्राम में हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आ जाता है, वैसे नहीं आता कहीं पे भी, मैंने नहीं देखा कहीं आता हो, बट एमसीक्यू में ये आ जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करो। यहाँ पे आपको आंसर भी नजर आ रहा होगा। आप इसे जरा अपने आप अपनी कॉपी में सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है 83। तो अब आपको समझ में आया ना? तो इसे आप मोलर मास में चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये मोलर मास में चेंज हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को ना एक बार समझा देता हूँ यहाँ से, फिर आप इसे नोट करना, आपको टाइम दूंगा। देखो क्या कहता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड on analysis gave following percentage of carbon 57.8 लिख दिया, हाइड्रोजन 3.6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन, यानी अगला ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल परसेंटेज 100 की होती है, तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लो, तो ये आ गया। समझ में आया ना बेटा क्या बता रहा हूँ? इसे और इसे ऐड कर Yes, sir. लेंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे, ये आ गया। फिर एटॉमिक मास लिखा। फिर मोल्स का मतलब है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, जो इन्होंने लिखा ना मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम का मतलब है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास। फिर वो रेशियो निकाल दी, जो कॉमन आंसर आया इसे 1.5 ले लेंगे, ये 1.5 है। तो अब 1.5 तो होता नहीं ना, तो इस पूरे इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि ये 1.5 खत्म हो जाए और आप इस तरीके से सॉल्व कर पाए। चलो इसे जरा नोट करो अपनी कॉपी में, फिर मैं इसे एक बार खुद भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ आंसर कैसे आएगा। चलो अब मैं इसे आपको ना खुद भी सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या कहते हैं। तो टू सेव टाइम मैंने ये फोटो यहाँ पे यूज कर ली। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ कार्बन।
कार्बन दी है हमें 57.8%, हाइड्रोजन दिया 3.6%, कहता है रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो इन दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा आया 38.6। फिर हमने एटॉमिक मास लिखा, चाहे जरूरत नहीं है। मोल्स ऑफ एटम का मतलब होता है परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो हमने कर दिया परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो 4.82 3.60 ये आया। तो मैंने आपको बताया था ये सिंपल रेशियो है, इसे मोल्स ऑफ को एटम को कहते हैं सिंपल रेशियो। तो अब आप सिंपल रेशियो निकालने का क्या तरीका बताया था कि जो आपका आंसर आया उसे लिख लो और उसमें सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। तो 2.41 2.41 2.41, तो 2 1.5, इसे राउंड ऑफ करके 1.5 ले लो और ये 1। अब यहाँ से हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आता है C2H, आपका आ गया 1.5 और O आ गया 1। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो सिंपल रेशियो में नहीं होगा, तो इसको आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि सिंपल रेशियो में होना चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिंपल रेशियो में होना चाहिए। तो हम इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, अपना जो ये हमारा फॉर्मूला आया है एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रैक्शन वाला जो है, तो ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा और हमें एक्चुअल एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा C4H3O2। आ गया बेटा समझ में? आ गया ना क्या Yes, बताया sir. मैंने? Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद क्या था हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमारा N होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो यहाँ से आ जाएगा, जो आपका कितना आ रहा है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, अगर सॉल्व करोगे इसको 83, मतलब 12 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 16 इंटू 2, ये करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 83 के करीब आता है। अब जो आपका मोलर मास है वो तो दिया नहीं हुआ, वो वेपर डेंसिटी की फॉर्म में दिया है, तो यहाँ इक्वेशन लग जाएगी 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये हो गया 2 इंटू 83। कितना दिया हुआ वेपर डेंसिटी बताओ, क्वेश्चन पढ़ के देखो कितनी दी हुई है वेपर डेंसिटी, ये रही कितनी दी हुई है 83, बेटा? sir. तो ये कट कटा के एन 83. की वैल्यू आ गई 2, तो देखो इनकी भी 2 आ गई ना एन की Yes, वैल्यू। sir. अब इसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू है 2, तो बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना, बोलो जरा जल्दी। C8, C8, 8, हाँ, H6, H6 और O कितना बन गया? O4, O कितना 4, बन गया? 2 से मल्टीप्लाई 4. करोगे ना तो O4 बन गया। आ गया समझ में? तो ये आया Sir. C8H6O4। बोलो बेटा एनी प्रॉब्लम, समझ में आया? Yes, sir. चलो इसे Yes, नोट कर sir. लो, अब इसे अपनी कॉपी में नोट कर लो, नोट करके डन बोलो। अब इसी टॉपिक का एक लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो बहुत डिफिकल्ट फॉर्म में आता है और ये जनरली बच्चों से नहीं होता, और अगर मुझे पेपर टफ बनाना हो तो मैं इसी क्वेश्चन का यूज करूंगा अगर मुझे टफ बनाना हो। तो अब देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जरा आप इस क्वेश्चन को समझना कैसे कैसे है, क्या क्या दिया हुआ है, और मैं इसको खुद सॉल्व करके दिखाऊंगा फिर आपको बोलूंगा सॉल्व करने के लिए। कहता है वेल्डिंग फ्यूल कंटेन, कह रहा है कि एक वेल्डिंग फ्यूल है which contain carbon and hydrogen only. Burning a small sample of oxygen give 3.38 ग्राम CO2। कि जब हम इस सैंपल को बर्न करते हैं, जब हम इसको, ये फ्यूल है, फ्यूल को जब हमने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जो हमें CO2 मिली वो मिली 3.38 ग्राम, और साथ में एक चीज और मिली, और वो उस चीज का नाम है Water, हमारा sir. वाटर। वाटर मिला साथ में, और क्योंकि फ्यूल है ना, फ्यूल हाइड्रोकार्बन होता है, तो वाटर मिला हमें 0.690 ग्राम। जो क्वेश्चन बोल रहा है वही लिख रहा हूँ। एंड नो अदर प्रोडक्ट, ठीक है। कहता है वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर, कहता है एक 10 लीटर वॉल्यूम मेजर्ड एट STP। STP का एज सच कोई मीनिंग नहीं है, मोल कंसेप्ट से रिलेट करता है। तो दिस वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी इतना, यानी 10 लीटर पे 11.6 ग्राम मास है। कैलकुलेट एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए और आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें हमें परसेंटेज दी नहीं हुई और हमसे कई चीजें पूछ ली हैं। तो अब देखो हम परसेंटेज निकालेंगे, तो हम टेबल बनाएंगे, टेबल में उसने 2 एलिमेंट का नाम बोला, कार्बन हाइड्रोजन, हमने लिख दिया। अब हमें चाहिए परसेंटेज, तो देखो परसेंटेज कैसे निकालेंगे। हमें ये बोला है कि CO2 इतने ग्राम आपको मिला जब हमने इस फ्यूल को जलाया, ये फ्यूल को हमने बर्न किया,
तो बर्न करने पे CO2 इतनी मिली, वाटर इतनी मिली। तो अब हम यहाँ से ना कंसेप्ट बनाएंगे कि CO2 इज इक्वल टू कार्बन कर देंगे। CO2 का मास होता है 44 ग्राम टोटल मास, तो 44 ग्राम में 12 ग्राम कार्बन होता है। तो आपके पास टोटल CO2 कितनी थी? 3.38 ग्राम। तो यूनिटरी मेथड लगा लेंगे आप यहाँ से, तो x लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x इज इक्वल टू 3.38 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 44। इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 0.92 ग्राम के करीब आएगा। आपको समझ में आया मैं क्या बता रहा हूँ? कि हमें Yes, परसेंटेज sir. नहीं दी थी, हमें CO2 दिया था कि CO2 इतना बना। तो CO2 में कार्बन होता है, तो हमने क्या लिखा? CO2 का मास इज इक्वल टू कार्बन का मास, तो इतने में इतना होता है। यूनिटरी मेथड लगाएंगे, छोटी क्लास वाला कंसेप्ट, इतने में इतना होता है, तो 3 पॉइंट इतने में इतना आ गया। इसी तरह हम निकाल लेंगे वाटर के लिए। ये देखो वाटर के लिए कि वाटर में हम निकालेंगे वाटर इज इक्वल टू H2। तो वाटर होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम में 2, और वाटर कितना बना था? 0.690। एक्स निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 इंटू 0.690 डिवाइडेड बाय 18। इसे आप डिवाइड करेंगे तो 0.077 आपका आंसर आएगा ग्राम। ये आया आपका आंसर। तो अब आपको ये देखो, हमने परसेंटेज अब निकालनी है, तो अब हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास और हाइड्रोजन का मास ऐड करके इनटू 100 कर लेंगे। परसेंटेज ऐसी होता है ना, जैसे मान लो आपके 2 सब्जेक्ट का पेपर हुआ, एक सब्जेक्ट में आपके आए 30 में से मान लो 15 नंबर, और एक सब्जेक्ट में आए 30 में से 12 नंबर। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? 15 12 अपॉन 30 प्लस 30 इंटू 100 करके ऐसे निकालोगे ना। तो ऐसे ही यहाँ पे परसेंटेज हम निकालेंगे कि हमने अलग अलग मास निकाल लिए। देखो, एक मास आया ये, और एक मास आया आपका ये। तो इन दोनों मासेस को हम ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो ये हो गया हमारा 92.2%। थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ जिससे आप थोड़ा अच्छे से देख पाएं। ये लो, ठीक है जी। देखो आपकी हमारी ये परसेंटेज आ गई थी। तो ये मैंने कार्बन की कैसे निकाली? कार्बन अपॉन टोटल इंटू 100। फिर इसी तरह से मैंने हाइड्रोजन की कैसे निकाली? हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। तो अब मेरे पास ये आ गई परसेंटेज। बोलो बेटा, समझ में आया ना? ये आ गई परसेंटेज। तो ये परसेंटेज मैंने यहाँ पे फिट कर दी, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज। इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमने निकाला परसेंटेज बाय मास, क्योंकि अब हमने सिंपल रेशियो निकालनी है। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए ये हमारा आएगा परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो हमने यहाँ पुट किया, तो परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास 7.7 आ गया। फिर सिंपल रेशियो निकाली, यहाँ से हमारा आंसर आ गया C1H1 आपके सामने, और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला है। बोलो बेटा, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? ये डिफिकल्ट क्वेश्चन Yes, है, इस sir. क्वेश्चन को 3 बार करना मेरे कराने के बाद। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अच्छा, मैं आगे बताता हूँ क्योंकि टाइम आउट होने वाला मैसेज आ गया, ताकि मैं समझा पाऊँ। अब देखो, इसके बाद हमने क्या करना है, जो हमने निकाल लिया। अब ये हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया, यहाँ से एम्पेरिकल मास निकाल लो, तो 13 ग्राम के आसपास आएगा। 12 प्लस 1 16, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया 13। अब मैंने यहाँ मोल कंसेप्ट लगाऊंगा। अब मुझे याद नहीं मैंने आपको मोल कंसेप्ट कराया है कि नहीं करवाया। अब मोल कंसेप्ट में 1 मोल में कितना वॉल्यूम होता है? 22.4 लीटर। अब नहीं पता तो आप फिलहाल याद Yes, रखो। sir. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था 10 लीटर में इतने ग्राम होते हैं, तो एसटीपी मतलब मोल से कंपेयर करो, तो 22.4 में कितने होंगे? यूनिटरी मेथड 10 में इतना, 22.4 में कितना? तो ये 26 इतना ग्राम था. आएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो 26 ग्राम मोलर मास आ गया, ये मोलर मास। तो बस हमारा एन निकल जाएगा। एन होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मोलर मास आपने यहाँ से निकाल लिया 26, और ये 13 है एम्पेरिकल, ये आ गया 2। तो अब आपका एन की वैल्यू आ गई 2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 2 इंटू CH, तो C2H2। अच्छा. तो ये है आपका वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जिससे आप इसे थोड़ा सही से समझ पाएं और अच्छे से। देखो, क्वेश्चन था कि आपको एक फ्यूल दिया हुआ है, ध्यान से समझना आप इस क्वेश्चन को। टाइम आउट का भी मैसेज आ गया कि आपको एक फ्यूल दिया हुआ है
उस फ्यूल के अंदर दो चीजें हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। हमने इसको बर्न किया तो CO2 मिली 3.38 ग्राम बर्न करने पे, और आपका जो वाटर मिला, वाटर कितना मिला उसको बर्न करने पे अपना 0.69, यहीं से देख लो, यहाँ से ये है और आपका वाटर है ये। तो हमने यूनिटरी मेथड लगाया और इनके अलग अलग मास निकाल लिए। तो वहां से हमारा कार्बन का मास आ गया 0.92 ग्राम और हाइड्रोजन का आ गया 0.077। अब हमने परसेंटेज निकालनी है। तो आपका जो फ्यूल है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो आ गया 92.2%। इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, तो ये आ गया हमारा 7.7। फिर हमने क्या किया? फिर हमने यहाँ पे ये वैल्यूज डाल दी, परसेंटेज डाल दी। परसेंटेज डालने के बाद हमने फॉर्मूला लगाया मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। परसेंटेज डालने पे मास परसेंटेज बाय एटॉमिक मास, तो ये हमारा डिवाइड करके ये आया। ये वाला आप स्टेप ना स्किप कर सकते हो, ये जो टेबल एक्स्ट्रा बनाया हुआ है। तो हमारा आंसर आया 7.7। इसमें हमने वैल्यूज डाली सारी, तो हमारा आंसर आ गया 1 यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1। अब हमें चाहिए था कि हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब मुझे N चाहिए, तो N होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मेरा आ गया यहाँ पे 13 ग्राम। बट अब मुझे क्या चाहिए था? मोलर मास। तो मोलर मास मैंने कैसे निकाला? मोल कंसेप्ट लगाया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 लीटर में 16.6 ग्राम होता है, तो 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, कोई मोलर मास है ना, तो 22.4 में कितना होना चाहिए? तो हमें वो मोलर मास मिल जाएगा 26। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया, 2 आ गया। तो ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए।